हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज से हमारी क्लास ऐप पर शुरू हुई है। अब हम लोग एक नए अंदाज में पढ़ेंगे और एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि आज से मैं किसी टॉपिक को समझाने के बाद लिखवाऊंगा भी। कारण ये है कि YouTube पर मैं समझा तो रहा था, लेकिन अनेक ऐसी सारी चीजें होगी जो मिस कर जा रही होगी आपसे। इसके लिए मैं ऐप पर लिखवाऊंगा। मैं ध्यान देना इस बात को। जो हमारी क्लास हुई थी संडे को, संडे की क्लास को आप रिकॉल करो। बात हो रही थी अनुच्छेद 16 में आरक्षण की बात चल रही थी। तो बात हमेशा ध्यान देना इस बात को, क्या कहा गया क्या नहीं। आज हम बात ये करेंगे आरक्षण को लेकर। पहली चीज कि क्या आरक्षण का लाभ समाज के संपन्न वर्ग को प्राप्त होता है। क्वेश्चन मार्क। दूसरी बात ध्यान देना इस बात को, जो मुद्दा उठेगा कि क्या वैश्वीकरण के युग में आरक्षण प्रासंगिक बना रहेगा। तीसरा जो प्रश्न उठेगा आरक्षण के संबंध में, क्या निजी क्षेत्र में आरक्षण होना चाहिए। अब सोचो, अगला जो प्रश्न उठेगा रिजर्वेशन को लेकर कि आरक्षण की समीक्षा का अर्थ क्या है। और समीक्षा में दो बातें हमेशा ध्यान दो इस बात को। पहला, क्या आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए। और दूसरा, क्या आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। देखो आप, क्या आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए, या दूसरा, क्या आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। दूसरा जो मुद्दा ये है कि आरक्षण नीति की समीक्षा। अब एक बात याद रखना है, आरक्षण एक इशू है। एक बात मैं कहना चाहता हूं आपसे, जितने भी आर्टिकल आपने रटी होगी वो प्रीलिम्स में काम आ सकता है। मेंस में केवल अपनी बात को प्रूफ करने के लिए आर्टिकल की बात करनी है। लेकिन कई बार यूपीएससी करता क्या है कि क्वेश्चन में ही आर्टिकल का उल्लेख कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अनुच्छेद 16 के खंड 4 में सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात की गई है। आप सोचो जरा, इस कथन के आलोक में सरकार की वर्तमान नीतियों की समीक्षा करें। हमेशा ध्यान दें इस बात को। अगला मुद्दा ये उठेगा, अगला मुद्दा, क्या आरक्षण समानता का विरोधी नहीं है। अब किस आधार पर
आरक्षण को समानता से सुसंगत सिद्ध करना चाहते हैं। ध्यान से सुनना इस बात को। ये सारे इशू हैं जिसकी बात हम लोग करेंगे। हमेशा क्या वैश्वीकरण के युग में आरक्षण प्रासंगिक बना रहेगा या नहीं रहेगा? ध्यान से सुनो इस बात को। सबसे पहले बात करें आरक्षण का लाभ समाज के संपन्न वर्ग को। ध्यान देना इस बात को। देखो आप, जब आरक्षण की बात की गई थी, इंदिरा साहनीवाद तक हम लोग चर्चा कर चुके थे कि इंदिरा साहनीवाद में क्या कहा गया है। बेशक इंदिरा साहनीवाद ने यह कहा कि 27% आरक्षण संवैधानिक है, और दूसरी चीज आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। यह बात हो चुकी थी। इंदिरा साहनीवाद में क्रिमिनल का कॉन्सेप्ट भी आया, लेकिन हुआ क्या? जब आरक्षण को लागू किया गया तो यह देखा गया आरक्षण का लाभ आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग को ही मिलने लगा, और अनेक ऐसी जातियां थीं जो आरक्षण के लाभ से वंचित होने लगी। इसका परिणाम यह हुआ कि जो जातियां आरक्षण से बाहर होने लगी या जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिला, उन जातियों ने यह कहा कि मुझे तो आरक्षण का लाभ मिला ही नहीं। परिणामतः यह कहा जाने लगा कि अब आरक्षण में आरक्षण होना चाहिए, अर्थात ओबीसी में जो अत्यधिक पिछड़े हैं उनको आरक्षण ज्यादा दो, जो कम पिछड़े हैं उनको आरक्षण कम दो। परिणामतः अनेक राज्यों ने आरक्षण में आरक्षण की बात करने लगे। उद्देश्य क्या था? पहला उद्देश्य यह था कि अति पिछड़े या अति दलित को भी आरक्षण का लाभ मिले, क्योंकि पिछड़ों में भी जो अति पिछड़े और अति दलित हैं वो विकास की दौड़ में सबसे पीछे खड़े हैं। आप सोचो, जो विकास की दौड़ में सबसे आगे खड़ा है वो तो आरक्षण का लाभ ले लिया, पर जो पीछे खड़ा है उसे आरक्षण का लाभ मिला ही नहीं, तो फिर उसका विकास नहीं हो पाएगा। इसे यह कहा जाता है कि जैसे, हमेशा ध्यान दो, यदि हम ओबीसी की बात करें तो स्थिति यह है, कुछ लोग यहां खड़े हैं और कुछ लोग यहां खड़े हैं। बेशक इसके ऊपर क्रीमी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो क्रीमी में नहीं आते वो भी आर्थिक रूप से इतने संपन्न हैं कि शिक्षा की कीमत चुका सके, क्योंकि सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ उससे ही मिलेगा जो योग्य और दक्ष होगा, क्योंकि अनुच्छेद 335 में कहा गया है कि प्रशासनिक दक्षता के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होना चाहिए। आप सोचो, पिछड़ों में जो सबसे आगे है ये तो आरक्षण का लाभ ले लिया, पर इन्हें आरक्षण का लाभ तो मिला ही नहीं। तो इस वर्ग ने यह कहा कि मुझे भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। हमेशा ध्यान दो इस बात को। रीजन ये क्यों पिछड़ गया? क्योंकि इसके पास न तो दक्षता है और न तो योग्यता है। बेशक सरकारी नौकरियों में कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, प्रतियोगिता होती है। मान लिया जाए कि ओबीसी के लिए 27% सीट रिजर्व कर दी गई, ओबीसी के लिए 27% सीट आरक्षित कर दी गई, लेकिन ये जो सीट आरक्षित थी इसमें भी ओबीसी में केवल उन जातियों को या उस वर्ग को मिला जो दक्ष था। आप सोचो, इससे क्या हुआ कि ओबीसी में जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, जो दक्ष है, वो तो इस कंपटीशन में आगे बना रहा और उसे आरक्षण का लाभ मिला।
जैसे हमेशा ध्यान दो, इस समुदाय को आरक्षण का लाभ क्यों मिला ओबीसी में? क्योंकि यह शिक्षा की कीमत चुकाने में सक्षम था। ये जो ओबीसी, ये जो नीचे खड़ा है, सबसे निचले पायदान पर खड़ा है, यह भूखमरी से त्रस्त है, यह भूखमरी कुपोषण का शिकार है। इसकी पहली आवश्यकता भूख को मिटाने ही है। इसीलिए ये न तो शिक्षा में निवेश कर पाता, परिणामतः शैक्षिक रूप से ये पिछड़ गया। जब ये पिछड़ जाता है तो परिणाम क्या हुआ कि ये प्रतिस्पर्धा में बाहर हो जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए ओबीसी में भी एक प्रकार का डिवाइड सिस्टम, एक प्रकार का विभाजन, एक गैप पैदा हो गया। गैप क्यों? ये जो था इसे आरक्षण का लाभ मिला, पर इसको तो आरक्षण का लाभ मिला ही नहीं, क्योंकि भुखमरी से त्रस्त होने के कारण यह शिक्षा की कीमत चुकाने में सक्षम है ही नहीं। और बिना शिक्षा के सोचो, बिना शिक्षा के वह कंपटीशन में, प्रतिस्पर्धा में भाग लेगा भी तो बाहर हो जाएगा। इसका देखो, इसका क्या परिणाम हुआ कि यह जो आर्थिक रूप से संपन्न है, यह प्रतिस्पर्धा में बाहर आगे निकल गया और इसको आरक्षण का लाभ मिला, पर यह वंचित हो गया। एक तरह से देखा जाए कि आरक्षण इसके लिए विशेषाधिकार बन गया। फॉर एग्जाम्पल, जो गरीब है, जो मजदूर है, उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ मिला कहां? बेशक अवसर है, वो प्रतिस्पर्धा में भाग ले, पर ओबीसी में भी इतना टफ कंपटीशन है, जो शैक्षिक रूप से स्ट्रांग है वो कंपटीशन को क्वालिफाई करता है। अब मुद्दा ये उठा, जब इसी आरक्षण का लाभ नहीं मिला तो सामाजिक न्याय इसके साथ तो हुआ ही नहीं। तो कहा गया अब इसको भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। इसलिए कहा गया था कि अब आरक्षण में आरक्षण की बात होनी चाहिए। तो कुछ राज्यों ने क्या किया? आरक्षण में आरक्षण की बात की। तो पिछड़े और अति पिछड़े, दलित और महादलित का कॉन्सेप्ट दिया। बिहार सरकार ने क्या किया कि जातियों को कई समुदायों में डिवाइड कर दिया, समूहों में, वर्ग में डिवाइड कर दिया, एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप में इतनी जातियां होंगी और उस ग्रुप के लिए इतनी सीटें आरक्षित होंगी। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि ओबीसी में जो सबसे निचले पायदान पर है, इससे भी आरक्षण का लाभ मिल सके। लेकिन इसका विरोध हुआ और कुछ लोगों ने कहा कि पिछड़े और अति पिछड़े का विभाजन संविधान के विरुद्ध है। और दूसरी चीज कि पिछड़े अति पिछड़े का विभाजन एक दृष्टि से सामाजिक न्याय के आंदोलन को कमजोर करना है। लेकिन यह जो आरोप लगा, यह आरोप सही नहीं है, क्योंकि इंदिरा साहनीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़े और अति पिछड़े के वर्गीकरण को संवैधानिक माना, क्योंकि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट दिया। पर दुर्भाग्य यह था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर को सही तरीके से परिभाषित किया ही नहीं। अब सोचो, आप ये छोड़ दिया गया राज्यों पर, और राज्यों ने क्रीमी लेयर का मानक इतना ऊपर कर दिया कि आर्थिक रूप से संपन्न जातियों को आरक्षण का सबसे ज्यादा लाभ मिला। यह मुद्दा उठना शुरू हो गया। अब एक चीज सोचो, यह मुद्दा चल ही रहा था, तब पुनः एक प्रश्न उठा कि जिस आरक्षण की बात की जा रही है, यह आरक्षण तब प्रासंगिक होगा जब सरकारी नौकरियां हों। पर दुर्भाग्य यह है, वैश्वीकरण के युग में सरकारी नौकरियों में निरंतर कटौती हो रही है। जब सरकारी नौकरियां होगी ही नहीं तो आरक्षण का मुद्दा भी निरर्थक हो जाएगा। यह मुद्दा उठ खड़ा शुरू हुआ। लिखो आप इसको, इसलिए लिखो आप लोग
लिखो आप, इंदिरा साहनीवाद में, इंदिरा साहनीवाद में इंदिरा साहनीवाद में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण, 27% आरक्षण को संवैधानिक माना गया। और आरक्षण की सीमा 50% निर्धारित कर दी गई। पचास प्रतिशत की सीमा निर्धारित कर दी गई। पैरा चेंज करो। किंतु क्रीमी लेयर की सीमा क्रीमी लेयर की सीमा इस तरह निर्धारित की गई जिससे ओबीसी में संपन्न समुदाय को ही आरक्षण का लाभ मिलने लगा। अति गरीब पिछड़े वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया क्योंकि प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में अति गरीब और कंपटीशन में अति गरीब वर्ग अपनी जगह बनाने में सक्षम नहीं हो पाया। इसलिए यह कहा जाने लगा, इसलिए यह कहा जाने लगा कि आरक्षण ओबीसी में संपन्न वर्ग का एक विशेषाधिकार बन गया है। इसलिए आरक्षण में आरक्षण की मांग की जाने लगी। क्योंकि
नंबर 1, आरक्षण का उद्देश्य पिछड़े वर्ग का विकास करना है, न कि किसी को विशेष अधिकार उपलब्ध कराना। वस्तुतः आरक्षण में आरक्षण से पिछड़े वर्ग में शामिल सभी समुदायों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। नंबर 2, सर्वोच्च न्यायालय ने पिछड़ों में अति पिछड़े के सिद्धांत को स्वीकार किया है। ताकि आरक्षण का लाभ केवल उसे मिले जो वास्तव में आरक्षण का हकदार है। पैरा चेंज करो। इसलिए कुछ राज्यों में आरक्षण में आरक्षण, कुछ राज्यों में आरक्षण में आरक्षण को आरक्षण में आरक्षण के सिद्धांत को लागू कर दिया। जिसका विरोध कुछ राजनेताओं के द्वारा किया गया। क्योंकि राजनेताओं ने क्या तर्क दिया? कहा आरक्षण में आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए। तर्क क्या दिया उन्होंने कि संविधान में केवल पिछड़े वर्ग की बात की गई है, इसलिए आरक्षण में आरक्षण को लागू करना कहीं न कहीं संविधान की भावना के विरुद्ध है। और दूसरी बात, आरक्षण में आरक्षण को लागू करने का उद्देश्य
सामाजिक न्याय के आंदोलन को कमजोर करना है। यह उनका तर्क था और सच तो यह है कि उनके तर्क से सहमत नहीं हुआ जा सकता। लिखो अब, विरोध किया क्योंकि नंबर 1, क्योंकि नंबर 1 राजनेताओं के द्वारा विरोध किया गया क्योंकि नंबर 1 आरक्षण में आरक्षण का प्रावधान, आरक्षण में आरक्षण का प्रावधान एक दृष्टि से सामाजिक न्याय के आंदोलन को, एक दृष्टि से सामाजिक न्याय के आंदोलन को कमजोर करने का एक अस्त्र है। नंबर 2, संविधान में पिछड़े वर्ग एवं एससी एसटी की बात की गई है। अति पिछड़े एवं महादलित की बात नहीं की गई है। इसलिए पैरा चेंज करो, इसलिए आरक्षण में आरक्षण के प्रावधान को लागू नहीं किया जाना चाहिए। अब एक बात ध्यान देना, प्रश्न क्या पूछेगा आपसे, आरक्षण सामाजिक न्याय का एक अस्त्र है, किंतु आरक्षण में आरक्षण का प्रावधान सामाजिक न्याय के आंदोलन को कमजोर करना है। आप सोचो, आप परीक्षण करें। मान लिया जाए, प्रश्न ये पूछा जाता है कि आरक्षण सामाजिक न्याय का एक अस्त्र है, किंतु आरक्षण में आरक्षण का प्रावधान सामाजिक न्याय के आंदोलन को कमजोर करना है। जो आरोप लगा है, या क्या आप इस मत से सहमत हैं? परीक्षण करें, या क्या आप इस मत से सहमत हैं? प्रश्न ये पूछा जाएगा। तो आपको करना क्या है? जब प्रश्न ये पूछा गया तो आंसर कैसे चलेगा? फर्स्ट पर हम ये बताएंगे कि आरक्षण सामाजिक न्याय का अस्त्र है। क्योंकि क्यों है आरक्षण सामाजिक न्याय का अस्त्र है? क्योंकि नंबर 1,
आरक्षण के कारण आर्थिक सशक्तिकरण, परिणामतः सामाजिक उपेक्षा या सामाजिक विकास। हमेशा ध्यान दो, दूसरी तरफ क्या करेगा? आरक्षण के कारण, हमेशा ध्यान दो इस बात को, सामाजिक सशक्तिकरण, ये दो बातें। प्रश्न क्या है? आरक्षण सामाजिक न्याय का एक अस्त्र है, किंतु आरक्षण में आरक्षण का प्रावधान सामाजिक न्याय के आंदोलन को कमजोर करना है। क्या आप इस मत से सहमत हैं? याद रखना, आरक्षण सामाजिक न्याय का एक अस्त्र है, क्योंकि नंबर 1, आरक्षण के कारण आर्थिक सशक्तिकरण होता है, परिणामतः सामाजिक विकास होता है, अर्थात सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन दूर हो जाता है। और नंबर 2, आरक्षण के कारण सोशल एम्पावरमेंट होता है, और जब सोशल एम्पावरमेंट होगा, सामाजिक सशक्तिकरण होगा। सोशल एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है? हमेशा सामाजिक सशक्तिकरण का मतलब होता है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास के साथ स्वयं के संदर्भ में निर्णय लेने में सक्षम होना। ये 2 पॉइंट। अब सोचो आप, सेकेंड पैरा कैसे चलेगा हमारा? सेकेंड पैरा कि आरक्षण में आरक्षण का प्रावधान सामाजिक न्याय के आंदोलन को कमजोर करना है। अब हमेशा ध्यान दो, सीधे लिखेंगे, किंतु कुछ विचारक आरक्षण में आरक्षण को के प्रावधान को सामाजिक न्याय के आंदोलन को कमजोर करने के रूप में स्वीकार करते हैं। क्यों स्वीकार करते हैं? हमेशा ध्यान दो, यह बात क्यों कहा जाता है? क्योंकि आरक्षण में जब आरक्षण की बात की जाएगी तो ओबीसी में कई जातियां हैं। हमेशा ध्यान दो, सभी जातियों को अलग कर देंगे और एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाएगा। हमेशा ध्यान दें इस बात को, एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा किया जाएगा। जब एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा करेंगे तो सारी जातियां एक छतरी के नीचे नहीं आ पाएंगी सामाजिक न्याय के आंदोलन के लिए। यह तर्क दिया जाता है। अब हम आएंगे थर्ड पैरे में। हम जब थर्ड पैरे की बात करेंगे, क्या आप इससे सहमत हैं? अब थर्ड पैरा, लेकिन उपरोक्त मत से सहमत नहीं हुआ जा सकता है। क्यों नहीं हुआ जा सकता? कारण क्या है? पूरी बात ध्यान देना। उपरोक्त मत से सहमत नहीं हुआ जा सकता। क्यों नहीं हुआ जा सकता? कारण क्या है? आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक न्याय को मूर्त रूप देना है, और जो समाज का सबसे कमजोर वर्ग है, हमेशा ध्यान दो, उसे अवश्य लाभ मिलना चाहिए। तो पहला पॉइंट, आरक्षण का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग का सशक्तिकरण करना है।
कमजोर वर्ग का सशक्तिकरण का एम्पावरमेंट करना है। आरक्षण में आरक्षण के कारण पिछड़ों में अति पिछड़े को भी आरक्षण का लाभ मिलता है। ध्यान देना, आरक्षण का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग का एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण करना है। आरक्षण में आरक्षण के कारण पिछड़े में अति पिछड़े को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। परिणामतः समाज के निचले पायदान पर सबसे नीचे खड़े व्यक्ति को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा और उसका सशक्तिकरण होगा। हम दूसरी चीज बात करें, हमेशा ध्यान दो, हम दूसरे पॉइंट की बात करें। विकास के लिए समावेशी विकास जरूरी है। हमेशा ध्यान दें इस बात को। सामाजिक न्याय के लिए समावेशी विकास आवश्यक है। समावेशी विकास आवश्यक है। अतः निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को विकास के मुख्य धारा में शामिल करने के लिए आरक्षण में आरक्षण एक बेहतर विकल्प है। अतः निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को विकास के मुख्य धारा में शामिल करने के लिए आरक्षण में आरक्षण, ध्यान दो, आरक्षण में आरक्षण एक बेहतर विकल्प है। हम तीसरी चीज बात करें, हम तीसरी चीज बात करें ना दो, ओबीसी में भी, ओबीसी में शामिल जातियां भी एक दूसरे के साथ भेदभाव करती हैं। ओबीसी में शामिल जातियों में भी भेदभाव होता है तथा वहां भी उच्च और निम्न का भाव है। उच्च एवं निम्न का भाव विद्यमान होता है। हमेशा ध्यान दो, ओबीसी में शामिल जातियों में भी भेदभाव होता है, वहां भी उच्च निम्न का भाव विद्यमान होता है। अब एक चीज सोचो, इसका मतलब यह है कि ओबीसी में शामिल कुछ ऐसी जातियां जो निचले पायदान पर खड़ी हैं और उनके साथ भेदभाव होता है। परिणाम क्या होगा कि उन्हें भी विकास के मुख्य धारा में शामिल करना है, तो स्वाभाविक है आरक्षण में आरक्षण की बात होनी चाहिए। इसलिए ये सारी बातें करने के बाद अब हम चौथे पैरे में आएंगे और चौथे पैरे में यह कहा जाएगा, नंबर 4, फोर्थ पैरा, जिसकी बात करेंगे निष्कर्ष। अतः आरक्षण में आरक्षण सामाजिक न्याय को मजबूत करता है, न कि कमजोर। आपका निष्कर्ष चलाया, यदि आरक्षण में आरक्षण सामाजिक न्याय को कमजोर करता तो सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार के डिसीजन को असंवैधानिक घोषित कर चुकी होती, पर आज तक उसे असंवैधानिक घोषित नहीं किया गया। अब एक बात याद रखना, यह हमारा प्रश्न 4 पैरे में टूट जाएगा। अगली चीज हम बात करें,
एक बात याद रखना है, इसी आरक्षण पर क्या होगा, एक छोटा सा प्रश्न बनेगा, क्या आरक्षण एक वर्ग विशेष का विशेषाधिकार है? एक वर्ग विशेष का विशेषाधिकार बन चुका है? क्वेश्चन मार्क। ध्यान देना, क्या रिजर्वेशन एक वर्ग विशेष का विशेषाधिकार बन चुका है? क्वेश्चन। आपसे बार बार कहता हूं कि प्रश्न देखो, आर्टिकल की चिंता छोड़ दो, मैं 10 क्लास लूंगा, 10 से 12 क्लास, और संविधान के जितने आर्टिकल हैं उन सारे आर्टिकल को मैं डिस्कस कर दूंगा। बस हमेशा जैसे 16 के 1, 16 का 2, 16 का 3, 16 का 4 क्या है, यह यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा। यूपीएससी का हर एक प्रश्न एनालिटिकल होता है। जैसे इसी प्रश्न को कैसे पूछेगा कि 16 के खंड 4 में आरक्षण का प्रावधान एक वर्ग विशेष का विशेषाधिकार बन चुका है। 16 के खंड 4 में उल्लिखित आरक्षण का प्रावधान एक वर्ग विशेष का विशेषाधिकार बन चुका है। ध्यान दो इस बात, इसका मतलब यह है कि क्या आरक्षण एक वर्ग विशेष का विशेषाधिकार बन चुका है? इसका मतलब यह है, क्या आरक्षण का लाभ समाज के एक वर्ग को मिल रहा है? इसको इस तरह समझो आप, मान लिया जाए ओबीसी है, हमेशा जान दो, पता चला ओबीसी में 100 मेंबर हैं और मिनिमम ये आरक्षण, टोटल जो सीट है 5 सीट है या टोटल 10 सीट है और 10 सीट रिजर्व है ओबीसी के लिए। पता ये चला ओबीसी में 10 लोग शिक्षित हैं, 90 लोग अशिक्षित हैं, और यूपीएससी ने कह दिया कि मिनिमम क्वालिफिकेशन पीएचडी होना चाहिए। तो स्वाभाविक है जो भी क्वालिफिकेशन डिसाइड कर दिया जाए तो स्वाभाविक है ये 10 लोग पीएचडी हैं, 90 लोग अनएजुकेटेड हैं, तो आरक्षण का लाभ केवल इनको मिलेगा। इनको तो आरक्षण का लाभ मिला ही नहीं, क्योंकि ये अनएजुकेटेड है, ये अशिक्षित है, और अशिक्षित व्यक्ति के लिए आरक्षण का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये कि जो रिजर्वेशन दिया गया ये शिक्षित है। शिक्षित इसलिए है क्योंकि आर्थिक रूप से मजबूत है, यह शिक्षा की कीमत चुकाने में सक्षम है, तो इससे तो आरक्षण का लाभ मिलेगा, इससे आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो एक तरह से जो आरक्षण है इसके लिए विशेषाधिकार बन चुका है, प्रिविलेज बन चुका है। आप क्वेश्चन देखो, क्या आरक्षण एक वर्ग विशेष का विशेषाधिकार बन चुका है? तो आंसर कैसे चलेगा? विशेषाधिकार का मतलब है प्रिविलेज, एक विशेष अधिकार। सिंपल चीज एक हम फर्स्ट पैरे बताएंगे। सामान्यतः यह माना जाता है, सामान्यतः कि आरक्षण एक वर्ग विशेष का विशेषाधिकार बन चुका है, क्योंकि अच्छा एक बात याद रखना, मैंने कहीं गारंटी शब्द की बात नहीं की है, मैंने ये लिखा है सामान्यतः यह माना जाता है, सामान्यतः यह माना जाता है कि आरक्षण एक वर्ग विशेष का विशेषाधिकार बन चुका है। क्यों बन चुका है? क्योंकि ध्यान देने का, तो आरक्षित वर्ग में आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग को ही आरक्षण का लाभ मिल रहा है। आरक्षित वर्ग में आर्थिक रूप से
संपन्न वर्ग को ही आरक्षण का लाभ मिलता है। और दूसरी चीज बात करें, हमेशा ध्यान दें इस बात को, आरक्षण देते समय प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखना आवश्यक है। आरक्षण देते समय प्रशासनिक दक्षता आर्टिकल अनुच्छेद 335 के अनुसार प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। हमेशा ध्यान दें इस बात को। इसका मतलब यह है कि प्रशासनिक दक्षता को बनाए रखने के लिए योग्यता का न्यूनतम मानक डिसाइड करना होगा, और जो आर्थिक रूप से संपन्न होगा उस योग्यता को पाने में सफल होगा, उसे आरक्षण का लाभ मिलेगा। और जो व्यक्ति या जो समुदाय बहुत गरीब है, भूखमरी से त्रस्त है, भूख से पीड़ित है, उसके लिए आरक्षण का कोई मतलब है ही नहीं। अब हम सेकेंड पैरे में आएंगे, और सेकेंड पैरे में प्रूफ करना है, सेकेंड पैरे में यह प्रूफ करना है, लेकिन उपरोक्त मत से सहमत नहीं हुआ जा सकता है। एक बात ध्यान देना, मैंने क्या लिखा, लेकिन उपरोक्त मत से सहमत नहीं हुआ जा सकता है। उपरोक्त मत ऊपर का जो पैरा है, क्यों नहीं हुआ जा सकता? पूरी बात ध्यान देना, क्योंकि नंबर वन इंदिरा साहनीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर का विचार दिया, पिछड़े और अति पिछड़े का विचार दिया, और क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर करने की बात की गई। पहली चीज। हम दूसरी चीज बात करें, हमेशा ध्यान दें इस बात को, नंबर 2 कि विशेषाधिकार नहीं है। हम नंबर 2 की बात करें, सरकार निरंतर समीक्षा करती रहती है और क्रीमी लेयर को नए तरीके से निरंतर परिभाषित भी करती रहती है। हम तीसरी चीज बात करें, एससी और एसटी के लिए, एससी और एसटी के लिए जो सीटें आरक्षित हैं, संविधान संशोधन के द्वारा यह नियम बना दिया गया कि वो सीटें केवल उनके द्वारा भरी जानी चाहिए, और उसमें भी समाज के कमजोर वर्ग को भी लाभ ज्यादा मिलना चाहिए। ये सारी बातें करने के बाद अब हम थर्ड पैरे में आएंगे, और थर्ड पैरे में हम निष्कर्ष की बात करेंगे। और निष्कर्ष में बेशक संविधान और न्यायालय की पूरी कोशिश है कि आरक्षण एक वर्ग विशेष का विशेषाधिकार न बने, किंतु क्रीमी लेयर को अलग तरह से परिभाषित करने के कारण इस बात की आशंका बढ़ जाती है, आशंका बढ़ जाती है कि आरक्षण एक वर्ग विशेष का विशेषाधिकार है। आंसर क्लोज। अब ध्यान देने इस बात को, हाँ एक चीज ध्यान दें इस बात को, सरकार कमजोर वर्गों को ध्यान देती है। अब देखो, ये तो आरक्षण की बात। फिर एक प्रश्न उठा, वैश्वीकरण। एवं आरक्षण का मुद्दा उठ गया। 2 मुद्दा उठा। एक ने यह कहा कि वैश्वीकरण के युग में आरक्षण अप्रासंगिक हो जाएगा।
हमेशा क्यों हो जाएगा? देखो, कारण क्या है? नंबर 1, हमेशा नंबर 1, वैश्वीकरण के युग में निजीकरण को प्रोत्साहन, परिणामतः और निजी क्षेत्र में आरक्षण का विरोध। ध्यान देना, वैश्वीकरण के युग में निजीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। प्राइवेट सेक्टर रिजर्वेशन देने के लिए तैयार है ही नहीं, वो निरंतर रिजर्वेशन का विरोध करता है। गवर्नमेंट सेक्टर, ध्यान दो, प्राइवेट सेक्टर में जॉब क्रिएट हो रहा है और प्राइवेट सेक्टर रिजर्वेशन की बात करता ही नहीं। तो सरकार जिस रिजर्वेशन की बात कर रही है वह रिजर्वेशन तो निरर्थक हो गया। अब ध्यान दें इस बात को। हम नंबर 2 की बात करें। नंबर 2 की बात, सरकार वैश्वीकरण के युग में सरकार निरंतर खर्च में कटौती करने के लिए रोजगार के अवसरों में कटौती कर रही है। ध्यान से सुनो इस बात को। वैश्वीकरण के युग में सरकार निरंतर खर्च में कटौती कर रही है और खर्च में कटौती करने के लिए सरकार रोजगार के अवसरों में भी कमी कर रही है। और जब रोजगार के अवसरों में कमी होगी तो आरक्षण का कोई मतलब नहीं रह गया। हमेशा ध्यान दो इस बात को। लेकिन यह मुद्दा उठने लगा, पर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, यह अति प्रासंगिक है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। यह कहा गया था कि जब रोजगार होगा ही नहीं तो आरक्षण का मुद्दा है क्या? गवर्नमेंट आरक्षण देती रहे पर रोजगार रहेगा तब तो आरक्षण का मुद्दा प्रासंगिक रहेगा। पर एक प्रश्न, लेकिन देखा जाए, दूसरे नजरिए से देखा जाए कि वैश्वीकरण के युग में आरक्षण अति प्रासंगिक है। क्यों? क्योंकि वैश्वीकरण के युग में आर्थिक असमानता तेजी से बढ़ रही है। जब आर्थिक असमानता में वृद्धि होगी तो कुछ लोग अत्यधिक गरीब होते जाएंगे। जब गरीब होंगे तो ये लोग सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण की मांग करेंगे। यह हमेशा ध्यान दें इस बात को। आप ध्यान देने इस बात को। हम इसकी बात करेंगे क्यों किया जा रहा है। नंबर 1, वैश्वीकरण के युग में आर्थिक असमानता में वृद्धि, परिणामतः हमेशा ध्यान दो इस बात को, समावेशी विकास की मांग। इसके लिए आरक्षण एक बेहतर विकल्प। पहली बात। दूसरा पॉइंट क्या है? अति प्रासंगिक है। हमेशा ध्यान दो, वैश्वीकरण के युग में
सरकारी नौकरियों में कमी तथा तकनीकीकरण के कारण दो काम होगा। निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग उठेगी और दूसरी चीज, अनेक संपन्न जातियां भी आरक्षण की मांग करेंगी। ध्यान देने इस बात को, वैश्वीकरण के युग में सरकारी नौकरियों में कमी, जब सरकारी नौकरियों में कमी आएगी तो कुछ लोग ये मांग करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण होना चाहिए, तो निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग उठेगी और यह कहा जाए कि बड़े पैमाने पर इसकी मांग उठनी शुरू हो गई है। दूसरी तरफ वैश्वीकरण के युग में प्रतिस्पर्धा में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा में जितनी ज्यादा वृद्धि होगी, कंपनी क्या करेगी? तकनीकीकरण की मांग करेगी। और जब तकनीकीकरण की मांग बढ़ेगी तो प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार के अवसर सीमित होंगे। परिणामतः अनेक संपन्न जातियां भी आरक्षण की मांग करना शुरू कर देंगी। इसे यह कहा गया था, आरक्षण अति प्रासंगिक बना रहेगा। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कि अनेक ऐसे संपन्न जातियां जो ओबीसी में नहीं आती हैं, वो सभी संपन्न जातियों ने आरक्षण की मांग करना शुरू कर दिया। अब एक चीज सोचो, प्रश्न क्या बनेगा? और प्रश्न कैसे बन सकता है? प्रश्न यह बनेगा, 16 के खंड 4 में पिछड़े वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है। इस कथन के आलोक में सरकार की आर्थिक नीतियों की समीक्षा करें। देखो प्रश्न को कैसे ट्विस्ट कर दिया यूपीएससी। प्रश्न इस तरह बना सकता है, 16 के खंड 4 में पिछड़े वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है। आप सोचो, इस कथन के आलोक में सरकार की आर्थिक नीतियों की समीक्षा करें। इसका मतलब क्या चीज है? यह आपका स्टेटमेंट है, नौकरियों का प्रावधान है, सरकार की आर्थिक नीतियों की समीक्षा करें। हमेशा ध्यान दें इस बात को, 16 का 4 कहता है कि सरकार के अधीन, राज्य के अधीन सेवाओं में आरक्षण की बात करता है, आरक्षण। लेकिन राज्य के अधीन सेवाओं में आरक्षण शब्द तभी प्रासंगिक होगा जब राज्य के अधीन नौकरियां हों, अर्थात सरकारी नौकरियां हों। यह स्टेटमेंट है। इस कथन के आलोक में सरकार की आर्थिक नीतियों की समीक्षा करें। इस कथन के आलोक में इसका मतलब है कि सरकार की नीतियों की समीक्षा करो कि क्या सरकार की आर्थिक नीतियां आर्टिकल 16 के 4 को प्रमोट करती हैं, मूर्त रूप देती हैं, या उसकी उपेक्षा कर रही हैं। अब ध्यान देना, यदि सरकार की आर्थिक नीतियां ऐसी हैं जिससे सरकारी नौकरियों में कमी आ रही है, यदि सरकारी नौकरियों में कमी आएगी तो स्वाभाविक है 16 के खंड 4 में जिस आरक्षण की बात की गई है वो आरक्षण शब्द ही निरर्थक हो जाएगा।
हमेशा ध्यान देना इस बात को। क्यों? क्योंकि राज्य के अधीन सेवाओं में सरकारी नौकरी की बात की गई है। मान लिया जाए सरकार ने यह कहा कि मैं 100% आरक्षण दूंगा, लेकिन शर्त यह है सरकारी नौकरी में, और सरकारी नौकरी है ही नहीं। जब सरकारी नौकरी है ही नहीं तो फिर आरक्षण का मतलब क्या रह गया? अब सोचो आप, ये तो वैसा ही है जैसे शेर हिरण के बच्चे से कहता है कि मैं तुम्हें तब तक नहीं खाऊंगा जब तक मुझे भूख न लगी हो। अब भूख तो लगेगी। अब एक चीज सोचो आप, यहां भी यही प्रश्न देखो, आपको करना क्या इस प्रश्न में? एक स्टूडेंट गलती क्या करता है? जब पूछता है इस कथन के आलोक में, तो लड़का क्या करता है? इस कथन की पूरी व्याख्या करता है। अरे यूपीएससी इस कथन के बारे में नहीं पूछ रहा है, पूछे इस कथन के आलोक में सरकार की आर्थिक नीतियों की समीक्षा करें। तो आपको यह बताना है हम आर्थिक नीतियों की समीक्षा कर रहा हूं। ध्यान देना, सरकार की वर्तमान आज जो आर्थिक नीति है वो वैश्वीकरण की ओर है और निजीकरण की ओर है। और जितना ज्यादा निजीकरण बढ़ेगा, सोचो आप, सारे जॉब क्रिएट होंगे प्राइवेट सेक्टर में, और प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन है ही नहीं। परिणामतः क्या होगा कि 16 के 4 में जिस आरक्षण की बात की गई है, एक तरह से वह अव्यवहारिक हो गया, या कहा जाए वो मूर्त रूप ले ही नहीं पाएगा। दूसरी तरफ सरकार कर क्या रही है? अपने खर्च में कटौती की बात कर रही है सरकार। आज जब सरकार अपने खर्च में कटौती की बात करेगी तो खर्च में कटौती करने के लिए सरकारी नौकरियों में कटौती करेगी। और जब सरकारी नौकरियों में कटौती करेगी सरकार, तो क्या होगा? ध्यान देना इस बात को। आरक्षण का मतलब नहीं रह जाएगा। एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, एक हफ्ते पहले न्यूज़पेपर में एक अच्छा न्यूज कि रेलवे में 50,000 पद जो खाली हैं वो नहीं भरे जाएंगे। उन 50,000 पदों को समाप्त कर दिया गया क्योंकि रेलवे के पास पैसा नहीं है कि वेतन दे सके। आप सोचो, यदि 50,000 पदों को समाप्त कर दिया गया तो 25,000 जो नौकरियां समाज के वीकर सेक्शंस को मिलती, वो वीकर सेक्शन उन नौकरियों से वंचित हो गया। तो उसके लिए आरक्षण का कोई मतलब नहीं रह गया। अब सोचो आप, आंसर कैसे चलेगा? सबको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन कैसे चलेगा। एक बात याद रखना है कि थोड़ी सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। हमेशा आखिर हम कोचिंग करते क्यों हैं? हमारे कोचिंग करने का उद्देश्य है सीखना, बुक की चीज रटना नहीं है। मैं आपसे बार बार कहता हूं, समझो कि क्या कहा जा रहा है। यहां भी वही चीज है। अब ध्यान देना इस बात को। अक्सर देखा होगा, हो सकता है आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछा जाए, कोविड-19 एवं आरक्षण। एवं हम आरक्षण की बात करें, ध्यान से सुने इस बात को। यदि कोविड-19 आरक्षण की बात करें तो दो मुद्दा उठा। एक ने यह कहा कोविड-19 के युग में आरक्षण की चर्चा निरर्थक है। क्यों निरर्थक है? कारण क्या है? कोविड-19 के युग में सरकारी नौकरियों में निरंतर कटौती,
आप सोचो, सरकारी नौकरियों में निरंतर कटौती होगी तो आरक्षण का कोई मतलब है ही नहीं। दूसरी तरफ देखा जाए, निजी कंपनियों के बंद होने से निजी क्षेत्र में रोजगार में कटौती। अब एक चीज सोचो, आरक्षण की चर्चा क्यों करते हो? क्योंकि कोविड-19 के युग में सरकारी नौकरियों में निरंतर कमी हो रही है। मैंने क्या कहा, एक हफ्ते पहले एक न्यूज कि रेलवे ने 50,000 नौकरियों को समाप्त कर दिया, क्योंकि जितने भी सरकारी विभाग हैं उनके पास पैसा है ही नहीं। जब पैसा नहीं होगा तो स्वाभाविक है सरकार घाटे से बचने के लिए क्या करेगी? सरकारी नौकरियों में निरंतर कटौती करेगी। दूसरी तरफ ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं ये बंद हो रही हैं। स्वाभाविक है प्राइवेट सेक्टर में जॉब क्रिएट नहीं होगा। जब जॉब क्रिएट होगा ही नहीं तो आरक्षण का मुद्दा नहीं उठेगा। पर दूसरे वर्ग ने कहा कि नहीं, कोविड-19 के युग में आरक्षण की मांग में वृद्धि होगी। क्यों होगी? याद रखना है, जो समुदाय प्राइवेट सेक्टर पर निर्भर था, जब प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं होंगे तो समुदाय के अंदर आर्थिक असुरक्षा का भाव पैदा होगा। आर्थिक असुरक्षा से बचने के लिए वो क्या करेगा? सरकारी नौकरियों की ओर दौड़ेगा। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा बहुत सारे बीटेक किए हुए बच्चे, बीटेक के बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में जॉब बड़े पैमाने पर पहले मिल रहा था, पर इतने सारे स्कूल हो गए कि बीटेक पास आउट बच्चों को जॉब नहीं मिल रही है। वो सारे बच्चे गवर्नमेंट सेक्टर की ओर आ रहे हैं। तो स्वाभाविक है यदि ये लोग गवर्नमेंट सेक्टर में आएंगे, वहां प्रतिस्पर्धा बढ़ी तो क्या होगा? स्वाभाविक है कि ये लोग भी आरक्षण की मांग करेंगे। ध्यान देने इस बात को। दूसरा ये उठा था कि मान लिया जाए ये पहले इतना बड़ा सेक्टर था गवर्नमेंट जॉब का, अब छोटा हो गया, अब छोटा होता जा रहा है। तो जितना ज्यादा सरकारी अवसरों में कमी होगी, प्रतिस्पर्धा उतनी ज्यादा बढ़ेगी। यदि प्रतिस्पर्धा बढ़ी तो जो समुदाय प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाएगा वो मांग करेगा कि मुझे ओबीसी में नहीं रहना है, मुझे तो वहां जाना है जहां कंपटीशन कम है। इसे वो मांग करेगा या तो मुझे एससी में शामिल करो या तो मुझे शेड्यूल्ड ट्राइब्स में शामिल करो, क्योंकि आज भी आरक्षित वर्ग में एससी और एसटी में प्रतिस्पर्धा अत्यंत कम है। जैसे राजस्थान की कुछ जातियों ने मांग करनी शुरू कर दी, राजस्थान की कुछ जातियों ने कि मुझे ओबीसी में नहीं रहना है, मुझे एसटी में जाना है। आप ध्यान देना इस बात को। और एसटी वर्ग क्यों चाहेगा कि आर्थिक रूप से संपन्न जातियां जो ओबीसी में हैं वो एसटी में शामिल हों? क्योंकि ओबीसी में आर्थिक रूप से संपन्न जातियां यदि एसटी में शामिल हो गई तो वहां प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। परिणामतः जो परंपरागत एसटी है वो कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। इसलिए जब राजस्थान के गुर्जर समुदाय ने मांग किया कि मुझे एसटी में शामिल करो, तो राजस्थान के मेड़ा समुदाय ने इसका विरोध किया, जिनको एसटी में नहीं जाना है। हमेशा ध्यान दें इस बात को। तो दो मुद्दा उठा। एक वर्ग ने कहा कोविड-19 के युग में आरक्षण की मांग में वृद्धि होगी। आखिर कोविड-19 के युग में आरक्षण की मांग में वृद्धि क्यों होगी? कारण क्या था? पहला कारण देखो आप, हमेशा पहली चीज, जब सरकारी अवसरों में कमी आएगी तो प्रतिस्पर्धा अत्यधिक बढ़ जाएगी। और जब प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी
तो जो लोग कंपटीशन से बाहर होंगे वे लोग आर्थिक सुरक्षा के लिए आरक्षण की मांग करेंगे। पहली चीज, हमेशा ध्यान दो इस बात को। एक तरह देखा जाए, सरकारी नौकरियों में कमी आने से प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, परिणामतः अन्य समुदाय द्वारा आरक्षण की मांग। जो प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाएगा वो क्या कहेगा? मुझे रिजर्वेशन चाहिए। हमेशा ध्यान दो, जो प्रतिस्पर्धा से बाहर होगा वो रिजर्वेशन की मांग करेगा। दूसरी चीज क्या होगा कि ओबीसी में शामिल अनेक जातियों ने एसटी में शामिल होने की बात की। मांग करने लगे, मांग करेंगे, क्योंकि एसटी में प्रतिस्पर्धा आज भी कम है। हर कोई सेफ जोन चाहता है, जहां का जोन सेफ हो वहां चाहिए रिजर्वेशन। अब देखो, आप प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? प्रश्न कैसे बनेगा? कोविड 19 के युग में अनुच्छेद 16 के खंड 4 में उल्लिखित प्रावधान की समीक्षा करें। कोविड 19 के युग में अनुच्छेद 16 के खंड 4 में उल्लिखित प्रावधान की समीक्षा करें। अब एक चीज ध्यान दो, इसकी समीक्षा करनी है। याद रखना, 16 के 4 में प्रावधान क्या है? सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन की बात की गई है। और समीक्षा करो मतलब ये कि जो प्रावधान है वो आदर्श है या व्यवहारिक है। याद रखना कि बेशक 16 के 4 में आरक्षण की बात की गई है, लेकिन कोविड 19 के युग में सरकारी नौकरियों में निरंतर कमी आ रही है। तो एक बात याद रखना, समीक्षा करोगे तो दो तरह का इश्यू उभरेगा। पहला इश्यू ये है, कोविड 19 के युग में पहला इश्यू ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर में रिजर्वेशन, सरकारी नौकरियों में कमी आने से आरक्षण को मूर्त रूप देना अत्यंत कठिन हो जाएगा, क्योंकि 16 के 4 में आरक्षण के माध्यम से सामाजिक न्याय की बात की गई है। एक चीज ध्यान दो, दूसरा मुद्दा यह उठेगा कि 16 का 4 का राज्य के अधीन सेवाओं में आरक्षण की बात करता है। राज्य के अधीन सेवाओं में तो होगा क्या? सरकार की नीतियों की समीक्षा का प्रश्न उठ खड़ा होगा और सरकार से मांग उठेगी कि आप प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की बात करो। तो हो सकता है जिस तरह प्राइवेट सेक्टर का विकास हो रहा है, जॉब का अधिकांश भाग प्राइवेट सेक्टर में क्रिएट हो रहा है, तब मांग उठेगी कि निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात करो। प्रश्न इस तरह पूछे जा सकते हैं, शब्दों पे ध्यान देना। अब देखो, आप फिर एक प्रश्न, निजी क्षेत्र में आरक्षण।
हमेशा ध्यान दें इस बात को। हम जब निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात करेंगे तो दो मुद्दा उठा। एक वर्ग ने कहा कि निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू होना चाहिए क्योंकि नंबर 1, हमेशा निजी क्षेत्र को भी सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। और सामाजिक न्याय तभी संभव है जब प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन हो। दूसरी चीज देखा जाए हमेशा कि समावेशी विकास के बिना लोकतंत्र सफल हो ही नहीं सकता। लोकतंत्र की सफलता संदिग्ध हो जाती है और आरक्षण समावेशी विकास का एक यंत्र है। ध्यान देने इस बात को, समावेशी विकास के बिना लोकतंत्र की सफलता संदिग्ध हो जाती है और आरक्षण समावेशी विकास का एक यंत्र है। हम तीसरी चीज बात करें, हमेशा ध्यान दें इस बात को, आरक्षण के कारण ही नौकरियों में आरक्षण से संसाधनों का वितरण होगा, परिणामतः वितरण होगा, परिणामतः बाजार में मांग बनी रहेगी जिसका लाभ निजी क्षेत्र को मिलेगा। यह कहा गया था, हमेशा ध्यान दो इसको। नौकरियों में जब प्राइवेट सेक्टर के नौकरियों में समाज के वीकर सेक्शंस को जब रिजर्वेशन दिए जाएंगे, आरक्षण, तो लाभ का हिस्सा गरीबों के पास पहुंचेगा। और जब गरीबों के पास पैसा पहुंचता है तो गरीब वर्ग बाजार में क्या करेगा? मांग करेगा। एक बात याद रखना, देखो होता क्या है, आप कैसे बात करोगे आप, ध्यान देना। यदि निजी क्षेत्र की बात की जाए तो निजी क्षेत्र में क्या करेगा? यदि आप आरक्षण की बात कर दी आपने, आप निजी क्षेत्र में आरक्षण दो, तो आरक्षण से क्या होगा? समावेशी विकास होगा प्लस संसाधनों का वितरण। जब संसाधनों का वितरण होगा तो स्वाभाविक है गरीबों के पास पैसा, जब पैसा होगा तो मांग में वृद्धि, जब मांग में वृद्धि होगी तो प्राइवेट सेक्टर पुश होगा। हमेशा ध्यान दो, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में जब रिजर्वेशन मिलेगा तो स्वाभाविक है एक तरफ समावेशी विकास होगा और दूसरी तरफ संसाधनों का वितरण होगा। गरीबों के पास पैसा आएगा, गरीब समुदाय बाजार में डिमांड करेगा, जब मांग में वृद्धि होगी तो यह प्राइवेट सेक्टर को पुश करेगा। स्वाभाविक है निजी क्षेत्र का विकास होगा, क्योंकि निजी क्षेत्र का विकास बाजार में
डिमांड पर निर्भर करता है कि डिमांड कितनी है। अब एक चीज ध्यान देना इस बात को, लेकिन यह कहा जाता है कि प्राइवेट सेक्टर रिजर्वेशन देने के लिए तैयार है ही नहीं। हमेशा ध्यान दो इस बात को। यह कहा जाता है कि निजी क्षेत्र आरक्षण देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आरक्षण से योग्यता के साथ समझौता करना होगा। एक मिनट। आरक्षण के कारण योग्यता के साथ समझौता होगा। जिससे कंपनियां प्रतिस्पर्धा में पिछड़ सकती हैं। यदि कंपनी प्रतिस्पर्धा में पिछड़ेगी तो नुकसान किसको होगा? हमेशा ध्यान दो, देश को। कंपनियों का तर्क है ये। दूसरा जो तर्क दिया गया था, क्यों नहीं तैयार है, हमेशा ध्यान दो इस बात को। इनका जो तर्क है कंपनियों के साथ, इनका विचार है कि वो किसी भी कीमत पर योग्यता के साथ समझौता नहीं चाहते। हमेशा ध्यान दें इस बात को। तो क्या होना चाहिए और क्या किया जाए? वो तैयार है ही नहीं। यदि कानून बनाकर बात किया जाता है तो पूंजी का पलायन होगा। बेशक इस वैश्वीकरण के युग में कंपनियां हो सकता है अपनी पूंजी किसी और देश में लेकर चली जाए और वहां से सामान का निर्माण करें और इंडिया में एक्सपोर्ट करें। तो प्राइवेट सेक्टर ने कहा हम रिजर्वेशन देने के लिए तैयार है ही नहीं। समाधान क्या था? अब देखो, जो विवाद था उन विवादों का समाधान कैसे होगा? जब समाधान की बात की गई थी तो कहा गया था कि निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाए। हमेशा ध्यान दो, समाधान निजी क्षेत्र को किया जाए ताकि निजी क्षेत्र आरक्षण देने के लिए तैयार हो जाए। अब दो सुझाव दिया गया था। दो सुझाव थे। पहला सुझाव यह था कि वंचित वर्ग को आरक्षण देने वाली कंपनियों को टैक्स में छूट दी जाए। जो वीकर सेक्शंस को जो कंपनियां आरक्षण दे रही हैं उन्हें टैक्स में छूट दी जाए। और दूसरा यह था, हमेशा ध्यान दो इस बात को,
दूसरा ये था कि कंपनियां वर्ग के श्रमिकों को दक्ष करें तत्पश्चात आरक्षण दें। यह मुद्दा उठ खड़ा हुआ। यह दो सुझाव था। वंचित वर्ग को आरक्षण देने वाली कंपनियों को टैक्स में छूट दी जाए, और दूसरा यह था कंपनियां वंचित वर्ग के श्रमिकों को दक्ष करें तत्पश्चात आरक्षण दें। बेशक यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइवेट सेक्टर को टैक्स में छूट देना शुरू कर दिया। उन कंपनियों को जो कंपनियां रिजर्वेशन देने के लिए तैयार हैं। अब एक चीज सोचो आप, ये जब प्राइवेट सेक्टर की बात हो रही थी तो प्रश्न कैसे बनेगा, हमेशा जान दो इस बात को। सामाजिक न्याय के लिए सरकारी प्रयास केवल निरर्थक है, बल्कि निजी प्रयास भी आवश्यक है। हमेशा पूरी बात ध्यान देना इस बात को, सामाजिक न्याय के लिए सरकारी प्रयास के साथ निजी प्रयास भी आवश्यक है। स्पष्ट करें। इस प्रश्न में आप सोचोगे, मैं तो डिस्कस करूंगा ही करूंगा, पहले खुद सोचो कि इसका आंसर कैसे चलेगा। हमेशा ध्यान दें इस बात को, सोशल जस्टिस के कई मायने हैं। यहां केवल मैं बताया हूं मैं नौकरी कि सामाजिक न्याय किया एक महत्वपूर्ण अस्त्र है रिजर्वेशन, और सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन के माध्यम से सामाजिक न्याय को मूर्त रूप दिया जा सकता है। इसका आंसर खुद सोचोगे आप। अब एक प्रश्न, जब आरक्षण का मुद्दा उठा तो आरक्षण की समीक्षा की बात की जाने लगी। अब ध्यान देना इस बात को, सन 2000 के दौर में आरक्षण की समीक्षा का मुद्दा उठना शुरू हो गया। आरक्षण की समीक्षा, जब समीक्षा की बात उठी तो दो मुद्दों पर चर्चा, या तो आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए, क्यों समाप्त कर दिया जाए, तर्क क्या था? तर्क ये दिया जा रहा था हमेशा कि आरक्षण की न्यूनतम अवधि के लिए लाया गया, किंतु दल राजनीतिक लाभ के लिए इस अवधि को बढ़ाते चले गए, क्योंकि अंबेडकर ने आरक्षण को एक सीमित अवधि के लिए बनाए रखना चाहते थे। अंबेडकर आरक्षण को एक सीमित अवधि के लिए बनाए रखना चाहते थे। राजनीतिक दलों ने राजनीतिक लाभ के लिए इस अवधि का विस्तार कर दिया। राजनीतिक दलों ने राजनीतिक लाभ के लिए
अवधि का विस्तार कर दिया। पूरी बात ध्यान देना। अंबेडकर आरक्षण को एक सीमित अवधि के लिए बनाए रखना चाहते थे। राजनीतिक दलों ने राजनीतिक लाभ के लिए इस अवधि ड्यूरेशन का विस्तार कर दिया। एक बड़ी कमी थी। दूसरी जो यह कहा गया था, आरक्षण का लाभ समाज के अति संपन्न वर्ग को मिला। और तीसरे तर्क दिया जाता है, आरक्षण से योग्यता की उपेक्षा होती है तथा हमेशा ध्यान दो, योग्य जो उम्मीदवार हैं उनके अंदर निराशा का भाव पैदा होता है। अंदर यह मुद्दा उठ खड़ा होना शुरू हो गया और यह कहा गया था कि विकास करने के लिए योग्य दक्ष लोगों की आवश्यकता होती है। यह आरक्षण की समीक्षा, यह मुद्दा चल रहा था कि आरक्षण का जो लाभ है, लाभ समाज के अति संपन्न वर्ग को मिला। जो अत्यधिक गरीब है, जो भूखमरी से पीड़ित है, उसे आरक्षण का लाभ कभी मिला ही नहीं। और दूसरी बात, आरक्षण से योग्यता की उपेक्षा होती है तथा योग्य उम्मीदवारों के अंदर निराशा का भाव पैदा होता है। यह तर्क दिया गया। दूसरा जो तर्क यह था, आरक्षण आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए। आरक्षण आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए। क्यों? अर्थात आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात क्यों उठी? यह बात क्यों कहा गया कि आर्थिक आधार पर ही आरक्षण मिलना चाहिए? ध्यान देना, तर्क क्या था? हमेशा तर्क यह था कि यदि आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलेगा तो अत्यधिक गरीबों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। और सबसे ज्यादा गरीबी SC ST समुदाय में है। और दूसरी चीज, अनेक ऐसी जातियां थीं जो आरक्षण की मांग करने लगी, जो अत्यधिक संपन्न हैं। जैसे हरियाणा का जाट समुदाय, गुजरात का पटेल समुदाय भी आरक्षण की मांग करने लगा। अब एक से सोचो, इस तरह की मांगे निरंतर उठेगी और ये लोग अपनी मांग पूरा करवाने के लिए सरकार पर प्रेशर क्रिएट करते हैं। सोचो जरा, पूरी दिल्ली की नाकाबंदी कर दिया हरियाणा के जाट समुदाय ने। गुजरात के पटेल समुदाय ने क्या किया? जबरदस्त बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू कर दिया और यह कहा रिजर्वेशन चाहिए। अब कहा ये जितनी भी मांगे उठ रही हैं, इस मांगों को समाप्त करने का एक ही रास्ता है कि आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन की बात की जाए। यह मुद्दा उठ खड़ा हुआ। ये आरक्षण आर्थिक आधार मिलना चाहिए, ये बातें क्यों उठी? हमेशा ध्यान दो, क्योंकि आरक्षण का लाभ केवल गरीबों को मिलना चाहिए और दूसरे तर्क दिया गया, अन्य संपन्न जातियां जो आरक्षण की मांग कर रही हैं, सोचो, आंदोलन कर रहे हैं उसको समाप्त करने के लिए। अन्य संपन्न
जातियां, ब्रैकेट में गुजरात के पटेल समुदाय के पटेल समुदाय, इस मांग को सोचो आप। अन्य संपन्न जातियां जो आरक्षण की मांग कर रही हैं, इस मांग को समाप्त करने के लिए भी आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात की जाने लगी, ताकि भविष्य में कभी भी आर्थिक रूप से संपन्न जातियां आरक्षण की मांग ना करें। आप ध्यान देना इस बात को। यह मुद्दा उठ ही रहा था, ये बातें चल रही थी, तो सरकार ने क्या किया? हमेशा सरकार ने क्या किया? आर्थिक आधार पर आरक्षण की वकालत कर दी। एस.आर. सिन्हा के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया गया और कमेटी ने 10 आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण की बात कर दी, जिसको न्याय कैटेगरी कहा गया, EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की बात की गई, जिसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज ऐप पर मेरी पहली क्लास है, लेकिन याद रखना है ऐप पर हमारी क्लास चलेगी 2 से ढाई घंटे। थैंक यू।